सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति से। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन विकास, विश्वास और बड़े बदलावों के गवाह। हरियाणा के रोहतक में विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि से लेकर राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े लिए बड़े फैसले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं काम। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP14 सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 सितंबर से शुरू हुए सम्मेलन में करीब 200 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। भारत का 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का संकल्प। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम की लोकेशन का लगाया पता। इसरो प्रमुख के सिवन ने दी जानकारी। ऑर्बिटर ने भेजा लैंडर का थर्मल चित्र। लैंडर से संपर्क करने की कोशिशें जारी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुच्छेद 371 के विशेष प्रावधानों में नहीं होगा कोई बदलाव। पूर्वोत्तर परिषद के 68वें सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर आशंकाओं को बताया बेबुनियाद और क्षेत्र की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए खाका तैयार करने पर जोर। चौथी बार अमेरिकी ओपन चैंपियन बने स्पेन के राफेल नडाल रोमांचक मुकाबले में रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर जीता 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब। महिला एकल वर्ग में कनाडा की बियांका एंड्रीस्क्यू ने सेरेना विलियम्स को मात देकर जीता अपना पहला ग्रैंड स्लैम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन विकास, विश्वास और बड़े बदलावों के नाम रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में विजय संकल्प रैली में उन्होंने कहा कि इस दौरान कृषि से लेकर राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि वो करोड़ों लोगों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरियाणा के रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने करीब 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन देश के विकास, विश्वास और बड़े परिवर्तनों के हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश ने हर तरह की चुनौती से निपटने का रास्ता निकाला है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कृषि से लेकर राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। ये 100 दिन जन संकल्प के रहे हैं, जन सिद्धियों के रहे हैं, जनहित में सुधार के रहे हैं। साथियों, बीते 100 दिन में जो भी बड़े फैसले लिए गए, उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ भारतवासी हैं, आप सभी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 5 साल में हरियाणा को बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन का पूरा फायदा मिला है। साथ ही हरियाणा में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर नकेल कस दी गई है। हरियाणा में केंद्र सरकार की मदद से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। इसमें बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए सिरसा, पलवल, हिसार और नूंह में डिग्री कॉलेज भी शामिल है। 1 महीने के बाद जो ये सरकार बनने का समय आएगा, निश्चित रूप से हरियाणा का जो 75 पार का जो हमने लक्ष्य रखा है, वो 75 पार का लक्ष्य आपके आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं यकीन दिलाता हूं
अपने हरियाणा की जनता को कि आने वाले समय में हालांकि काम बहुत किए तो भी अभी बहुत से काम करने शेष हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 18 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी, जिसका रविवार को रोहतक में समापन हुआ। इस विजय संकल्प रैली में बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। जो भी हमारे मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार के, उन्होंने बहुत ही विश्वसनीय कार्य किए हैं। आम जनता, हरियाणा की जनता बहुत ही खुश है। हरियाणा की जनता जन आशीर्वाद में मुख्यमंत्री जी को बढ़ चढ़ के जो उन्होंने उनका स्वागत किया है, उसका ये प्रतीक है कि काम हुआ है तभी लोग घर से बाहर निकले, नहीं तो लोग क्यों निकलते बाहर उनको आशीर्वाद देने के लिए। हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई थी। इस साल लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। रोहतक में विजय संकल्प रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी उस सफलता को दोहराया जा सके। कैमरामैन सरोज दास और साथी कौशल कुमार के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, रोहतक। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों का उद्देश्य किसानों, गरीबों, मजदूरों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाना है। आज भी कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग शहरों में सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 100 दिन पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में अनेक ऐसे ऐतिहासिक और उल्लेखनीय निर्णय लिए हैं जो इससे पहले कभी नहीं लिए गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के फैसले को देश हित में बताया। उन्होंने सामाजिक योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जन भागीदारी कार्यक्रम सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। और आज तक किसी भी सरकार में सरकार बनते ही 100 दिन में इतने महत्वपूर्ण और इतने सभी निर्णय शायद ही कभी हुए होंगे। और इसलिए ये विशेषता है। मैं इसका अगर वर्णन करना है तो ये कहूँगा, तेजी से देश हित के निर्णय, तैयारी से जबरदस्त निर्णय, तरक्की के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, सामाजिक न्याय के निर्णय, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, इनको सक्षम बनाने के निर्णय। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र की सभी योजनाओं का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि घाटी में तेजी से जनजीवन सामान्य हो रहा है। अब वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास होगा। उन्होंने भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरान जन कनेक्ट नाम से एक पुस्तिका जारी की गई, जिसमें सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों को बखूबी समझाया गया है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये देश का केवल सपना नहीं है, एक निश्चित ध्येय है। 2014 में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था थी दुनिया में। 2019 में वो 5वीं बनी है। अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में $5 ट्रिलियन का लक्ष्य जो रखा है, हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था की अनेक निर्णय लेकर एफडीआई की सुविधाएं बहुत बढ़ाई है ताकि निवेश हो। गुड गवर्नेंस का उदाहरण पेश करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में संपन्न संसद के बजट सत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई सालों बाद संसद ने तमाम महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराकर मिसाल कायम की है। गुड गवर्नेंस में आपने देखा है कि अनेक सालों के बाद लोकसभा और राज्यसभा का सेशन 2 महीने सुचारू रूप से चला। लगभग 35 कानून दोनों सदनों में पास हुए। उसमें बजट भी एक ऐतिहासिक था, वो भी पास हुआ। और ये सुशासन का एक नमूना है कि सबको विश्वास में लेकर
ये सदन चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को अपने 100 दिन के कामकाज को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री ने उसी बैठक में कहा था कि 100 दिन में सरकार द्वारा किए गए कार्यों, महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर एक प्लान तैयार करें और उसे जनता के बीच ले जाएं। लोगों को यह बताएं कि सरकार ने 100 दिनों में क्या क्या किया है और कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने ट्रिपल तलाक से लेकर 370 तक अपनी उपलब्धियों में सब कुछ गिनाया। यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था की मंदी पर उठ रहे सवालों पर भी सरकार ने ज़्यादा चिंतित न होने की नसीहत भी दी। इसीलिए सरकार ने कठोर निर्णय और बड़े फैसलों वाले इन 100 दिनों में अपनी सामाजिक और आर्थिक तमाम उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। कैमरामैन सुधांशु के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में चल रहे 12 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP14 के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 2 सितंबर से शुरू हुए COP14 का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। इसका आयोजन दुनिया में बढ़ते मरुस्थलीकरण से दुनिया को बचाने की मुहिम के तहत किया गया है। करीब 200 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अगले 2 साल यानी 2020 तक इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत ने UNCCD पर 14 अक्टूबर 1994 को हस्ताक्षर किए थे और 17 दिसंबर 1996 को इसकी पुष्टि की थी। सम्मेलन के पक्षकार देश सूखे वाले क्षेत्रों में लोगों की रहन सहन की स्थितियों में सुधार, भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को बरकरार रखने और बहाल करने के साथ ही सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। UNCCD मरुस्थलीकरण और उर्वर क्षमता खो चुकी भूमि से निपटने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने उर्वर क्षमता खो चुकी 50 लाख हेक्टेयर भूमि की 2030 तक उपजाऊ बनाने का संकल्प लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों वाले अनुच्छेद 371 में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। असम के गुवाहाटी में कल पूर्वोत्तर परिषद के 68वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बारे में लोगों की आशंकाओं को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद इस क्षेत्र में अनुच्छेद 371 को हटाए जाने के बारे में झूठा अभियान चला रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि परिषद अपने बजट का 1/3 हिस्सा पूर्वोत्तर के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास नरेंद्र मोदी और NDA सरकार की प्राथमिकता में है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में गृहमंत्री ने भरोसा दिलाया कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC में किसी भी विदेशी को शामिल नहीं किया जाएगा और किसी भी वास्तविक नागरिक का नाम NRC से नहीं निकाला जाएगा। मैंने फ्लोर पर क्लैरिफाई किया है, मगर उसके बाद आज मैं असम में पहली बार आया हूं, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के सामने पहली बार आया हूं। मैं 370 और 371 के बीच का अंतर समझाना चाहता हूं। धारा 370 संविधान सभा ने टेम्पररी प्रोविजन करके रखा था, अस्थायी उपबंध था, और धारा 371 टेम्पररी प्रोविजन नहीं है, विशेष प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है। दोनों के बीच में मूलभूत अंतर है और मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 371 और 371A to J का संपूर्ण सम्मान करती है। इसके साथ कोई छेड़खानी करने का ये बात स्पष्ट करना इसलिए जरूरी है कि जो लोग नहीं चाहते कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति बनी रहे, जो लोग नहीं चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम के अंदर आकर भारत के विकास का, भारत के विकास के एक इंजन बने, वो लोग इस प्रकार के भेद खड़े करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा जरूरी है और इसको संरक्षित रखते हुए ही विकास किया जाना चाहिए। हमारा दायित्व है नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को एज इट इज रखे, इसकी बोलियों को, इसकी भाषा को संरक्षित करें और इसके साथ हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को हम छोड़ देते हैं, नॉर्थ ईस्ट की भाषा को, यहाँ के संगीत को, यहाँ के साहित्य को अगर हम पीछे छोड़कर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो विकास के कोई मायने नहीं।
जम्मू कश्मीर में स्थिति में लगातार हो रहे सुधार के मद्देनजर प्रशासन ने प्रतिबंधों में और ढील दी है। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा और हंदवाड़ा जिलों में मोबाइल फोन सेवाएं आंशिक रूप से बहाल कर दी गई हैं। इससे पहले समूची घाटी में लैंडलाइन सेवाएं चरणबद्ध तरीके से बहाल की जा चुकी हैं। हालांकि मुहर्रम के 8वें, 9वें और 10वें दिन श्रीनगर में एहतियाती उपायों के तौर पर धारा 144 के तहत फिर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। इसरो के वैज्ञानिक मिशन चंद्रयान 2 के तहत चंद्रमा पर भेजे गए लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं। वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम की लोकेशन का पता चल गया है। इसरो प्रमुख के सिवन ने बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लैंडर का थर्मल चित्र भेजा है, लेकिन अभी तक लैंडर से कोई संपर्क नहीं हो सका है। 7 सितंबर को सॉफ्ट लैंडिंग से पहले लैंडर से संपर्क टूट गया था। ऑर्बिटर में चंद्रमा पर खनिजों की प्रकृति का अध्ययन करने और पानी की उपस्थिति की जानकारी जुटाने के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जोड़ा गया है, जिसकी मदद से ही लैंडर की लोकेशन का पता लगाने में मदद मिली है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पिछले 1 साल में 1 करोड़ से अधिक खाते खोल चुका है। इसकी पहली वर्षगांठ पर आज आयोजित खास समारोह में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद विज्ञान भवन में मुख्य अतिथि होंगे। वो बेहतर कामकाज करने वालों को पुरस्कार भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेपरलेस बैंकिंग में एक नया इतिहास रचा है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिस अहम परियोजना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की थी, वो अब वित्तीय समावेशन में एक नया इतिहास रच रहा है। देश में IPPB खातों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। देश की 100% वयस्क आबादी को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने की रणनीति के तहत IPPB ने कई रणनीतियों पर काम किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से डाकघर बचत के 20 करोड़ बैंक खातों को भी जोड़ा जा रहा है। अगर पोस्ट पेमेंट बैंक में निर्धारित राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो बाकी राशि बचत खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की एक खूबी ये भी है कि इसके खातों से PLI, RPLI, सुकन्या समृद्धि खाता, PPF और रिकरिंग डिपॉजिट के साथ दूसरी स्कीमों में डिजिटल भुगतान हो रहा है। पहले इन स्कीमों के लिए बैंकों या डाकघरों में जाना पड़ता था। नए दौर का डिजिटल और पेपरलेस बैंक IPPB बेहतरीन तकनीकों से लैस है। ये भारतीय डाक के तहत पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसकी 100% इक्विटी भारत सरकार की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को जमीनी तैयारी के साथ जमीन पर उतारा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसके लिए काफी तैयारी कराई थी। आपका बैंक आपके द्वार नारे के साथ शुरू IPPB फिलहाल देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं और अपनी 9 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया के साथ भारत का सहयोग बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9 से 11 सितंबर तक आइसलैंड में रहेंगे और इसके बाद स्विट्जरलैंड जाएंगे और आखिर में उन्हें 15 सितंबर को स्लोवेनिया पहुंचना है। 17 सितंबर को राष्ट्रपति स्वदेश लौट आएंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रविवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का समापन हो गया। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से आयोजित इस समारोह के समापन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन राज्य मंत्री VK सिंह भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी युवा शक्ति होने के नाते हमें युवाओं के भीतर ऐसी विचारधारा को विकसित करना है जो देश और दुनिया के विकास में सहयोग करे। VK सिंह ने युवाओं के भीतर देशभक्ति की भावना के विकास पर जोर दिया। 2 दिन के समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मोबाइल फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। मैं मानता हूं कि भारत के लिए सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड
यानी जनसंख्या की दृष्टि से यदि सबसे बड़ा यदि कोई लाभ प्राप्त इस भारत को है तो नवयुवकों का है। सर्वाधिक युवकों की संख्या इस समय विश्व में यदि किसी देश के पास है तो मेरे बहनों भाइयों, हम बड़े नाज के साथ कह सकते हैं, बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे भारत में है। और भारत को हम जो भी दिशा देना चाहें, हम भारत को जिन भी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहें, तो युवकों की इतनी बड़ी जमात होने के परिणाम स्वरूप हम अपने देश को उतनी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। बात खेलों की। राफेल नडाल ने रूस के डेनिल मेदवेदेव को एक कड़े मुकाबले में हराकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। करीब 5 घंटे तक चले मुकाबले में नडाल ने मेदवेदेव को 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 से शिकस्त देकर 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपनी झोली में डाला। वहीं नडाल का ये चौथा अमेरिकी ओपन खिताब है। नडाल को डेनिल मेदवेदेव से मुकाबला जीतने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। वहीं बियांका एंड्रीस्क्यू ने यूएस ओपन के महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। बियांका एंड्रीस्क्यू ने यूएस ओपन के फाइनल में सेरेना विलियम्स को हरा दिया। बियांका का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। फाइनल में बियांका ने सेरेना को 6-3, 7-5 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 185 रन से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। और इसी के साथ एशेज ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना कब्जा सुरक्षित कर लिया है। इस टेस्ट की चौथी पारी में 383 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 197 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। कंगारू टीम के लिए पैट कमिंग्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए। मैच में कुल 293 रन बनाने वाले स्टीव स्मिथ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी का रविवार को दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल सुबह 95 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। राम जेठमलानी पिछले 2 हफ्ते से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम जेठमलानी के निधन पर शोक जताया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राम जेठमलानी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राम जेठमलानी का निधन मेरी व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने अपना मित्र और निकट सहयोगी खो दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राम जेठमलानी को उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि राम जेठमलानी के निधन से भारत ने एक असाधारण वकील और प्रतिष्ठित हस्ती को खोया है, जिसका योगदान अदालत और संसद दोनों में था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी राम जेठमलानी को एक असाधारण व्यक्ति बताते हुए उनके निधन पर शोक जताया है। अपने संदेश में उपसभापति ने कहा कि राम जेठमलानी की सबसे बड़ी पहचान एक मशहूर वकील के रूप में या कानून के जानकार के रूप में तो थी ही, लेकिन वो राजनीति के भी उतने ही जानकार थे। वो हमेशा एक निर्भीक वक्ता रहे। उन्होंने जिस निर्भीकता से चर्चित मुकदमे लड़े या न्यायिक मामलों में जरूरतमंदों को सहयोग करने के लिए तैयार रहे, इसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनका जाना एक युग का अंत है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने उनके आवास पर जाकर राम जेठमलानी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद भी राम जेठमलानी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कई बार सांसद रहे राम जेठमलानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री और शहरी विकास मंत्री भी रहे और वर्तमान में वो बिहार से राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद थे। राम जेठमलानी ने 19 साल की उम्र में वकालत शुरू की और 77 साल इस पेशे में रहे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राम जेठमलानी के निधन पर शोक जताया है।
और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बुलेटिन के आखिर में एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।